हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की उस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस सेट 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन समझ लेते हैं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन समझना होता है। क्वेश्चन एक बार समझ में आ गया तो आप प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, देखो क्या बोला है। अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। सिंपल सी बात है, एक ट्री है, ये एक ट्री है, आपको एक लाइन से बताया दो ट्री। ठीक है, ये उसका बेस है, बेस है मतलब जमीन है, जमीन के ऊपर एक ट्री खड़ा हुआ है। अब स्टॉर्म की बात हो रही है। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, जो तूफानी हवा चलती है ना, वो उसकी वजह से ट्री जो है वो यहाँ से टूट गया, टूट गया। अब जब ये टूट गया है तो ये टूट के ये जो ऊपर वाला भाग है वो इस तरह से यहाँ पर गिर गया है, इधर इस तरह से ये ऊपर वाला भाग यहाँ पर गिर गया है। ठीक है, अब जहाँ पर ऊपर वाला भाग गिरा है तो ये जो ऊपर वाला भाग यहाँ पर आया है वो इसके बेस से मतलब उसके तने से 20 मीटर की दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी पर है। और जो उसका ऊपर वाला भाग है ना, वो जमीन से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। जमीन से विद द हॉरिजॉन्टल बोला है, विद द हॉरिजॉन्टल, तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो उन्होंने बोला है कि उसकी असल हाइट कितनी थी, झाड़ की असल हाइट कितनी थी। झाड़ की असल हाइट कहाँ तक थी, यहाँ तक। मतलब आपको झाड़ की हाइट अगर निकालना है तो झाड़ की हाइट क्या थी, ये आधा झाड़ और ये आधा झाड़, तो ये हाइट, ये इसकी हाइट और ये इसकी हाइट, ये दोनों को अगर प्लस कर दोगे तो झाड़ की असल हाइट आ जाएगी। क्योंकि ये जो आपका तना गिरा हुआ है ये पहले झाड़ की ऊंचाई थी, अभी वो गिर गया तो वो यहाँ पर आ गया। समझ में आया ना बात। हाँ, तो इसका लेंथ और इसकी हाइट अगर मिला दोगे तो आपको झाड़ की असल हाइट मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर दो चीज़ निकालना है, एक तो आपको ए बी निकालना है और एक आपको ए सी निकालना है। और ए बी और ए सी को अगर प्लस कर देंगे तो झाड़ की असल हाइट मिल जाएगी। समझ में आ रही बात। ठीक है, अब मेरे पास दिया हुआ क्या है, मुझे एंगल दिया है तो मुझे पता है कि थीटा 60 डिग्री है, ये तो पता है मुझे। अब थीटा 60 डिग्री है, जहाँ पे भी एंगल होता है उसके सामने वाली साइड, उसके सामने वाली साइड अपोजिट साइड होता है। ठीक है, और ये एल बन रहा है तो ये 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस। क्या होती है, हाइपोटेनियस। तो बची हुई क्या है, एडजेसेंट। इसका मतलब मुझे एंगल दिया है और एडजेसेंट साइड दी है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, कुछ भी निकालना, अपोजिट साइड निकाल लो। ठीक है, एडजेसेंट दिया है, अपोजिट साइड निकालना है, तो अपोजिट और एडजेसेंट का यहाँ पर काम है। तो अपोजिट और एडजेसेंट वाला फॉर्मूला लिखना है आपको। tan वाला फॉर्मूला, tan थीटा जो होता है वो उसमें होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, थीटा तो मेरे पास 60 डिग्री है तो मैं लिख दूंगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड मेरे पास क्या है, ए बी है, और एडजेसेंट साइड मेरे पास है 20 मीटर। ठीक है, अब tan 60 कितना होता है, tan 60 तो √3 होता है, तो यहाँ लिख दूंगा √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 20। अगर ये 20 ये डिवाइड में 20 जो है इधर आ जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई √3, तो ये मिल गया आपको ए बी। मतलब आपको मिल गया कि ए बी कितना है, 20 √3। अब देखो क्वेश्चन में जो है ना √3 की वैल्यू नहीं दी है तो आपको √3 की वैल्यू लगाना नहीं है, √3 को √3 ही रखना है। समझ में आ रही है बात। तो √3 की वैल्यू नहीं लगाना है, √3 को √3 ही रखना है। ये चीज समझ लो बात को, जब तक के यहाँ पर √3 की वैल्यू नहीं दी है क्वेश्चन पेपर में। समझ में आ रहा है। ए बी की वैल्यू निकल गई, अब मुझे ए सी निकालना है। ए बी और ए सी मिला दूंगा तो मुझे हाइट मिल जाएगी, क्योंकि ए सी क्या है, ये हाइट, ये झाड़ ही था जो गिरा हुआ है। ठीक है, हाँ, अब ए सी निकालूंगा। अब मेरे पास तो यहाँ पर देखो 20 √3 आ गया आपके पास। अब मेरे पास ए सी निकालने के लिए क्या है, आप एडजेसेंट ले लो और हाइपोटेनियस ले लो, क्योंकि अगर अपोजिट लोगे तो अपोजिट में तो रूट वाला टर्म है तो उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो आप ले लो एडजेसेंट और हाइपोटेनियस। अब मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला एडजेसेंट और हाइपोटेनियस का, वो है cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, जिसके अंदर हाइपोटेनियस मुझे निकालना है। अब थीटा की जगह पे मैं रख दूंगा 60 डिग्री, क्योंकि वो तो 60 है, एडजेसेंट मेरे पास 20 है, हाइपोटेनियस निकालो। क्या निकालो, हाइपोटेनियस निकालो। ठीक है, अब हाइपोटेनियस इधर आ जाएगा, cos 60 हाइपोटेनियस की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय cos 60। cos 60 कितना होता है, cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है sin 30 के बराबर, और वो होता है हाफ। वो कितना होता है, हाफ 1/2। तो cos 60 की जगह पे 1/2 लिख दूंगा। ठीक है, लेकिन हाइपोटेनियस को आप यहाँ पर लिख सकते हो, हाइपोटेनियस क्या है, AC, तो उसको AC लिख सकते हो। मैं हाइपोटेनियस की जगह AC लिख दे रहा हूँ, ये आपका AC है।
ठीक है। तो AC 20/12। अब 20 के नीचे जो डिवाइड है, ये डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूंगा, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में। अब आपने यहाँ पे ऑपरेशन चेंज किया है, ऑपरेशन चेंज किया है तो ये भी चेंज हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा 1 नीचे हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा 1 नीचे हो जाएगा। अब देखो 20 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 40। तो AC कितना आ गया 40/1। 40/1 मतलब कितना होगा 40 ही सेंटीमीटर, बस 1 नीचे आया तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको नहीं भी लिखते चलता है। तो आपको AC कितना मिल गया 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर या मीटर है, मीटर है सॉरी, ये भी मीटर में आएगा और ये भी मीटर में आएगा। अब आपको AB भी मिल गया, AC भी मिल गया। तो असल हाइट निकालना है, मैं H लिख देता हूँ। तो AB को AC से प्लस कर दो। AB आपके पास कितना है 20√3 है और AC कितना है भाई 40 है, तो दोनों को प्लस कर दो, 40 + 20√3 मीटर। ये आ गया आपका हाइट ऑफ द ट्री। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इसको प्लस कर दो 60√3 हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। मान लो √3 की जगह मैं लिख देता हूँ पेन, ये मार्कर पेन। तो मैं मान लो मेरे पास 20 मार्कर है, मेरे पास 20 पेन है। मैंने कुछ पैसे लेके गया जिसमें से 20 पेन आई और 40 रुपया बच गया, 40 रुपया बच गया। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ 60 पेन? नहीं बोल सकते ना, पेन अलग चीज़ है, पैसा अलग चीज़ है। मेरे जेब में 20 पेन भी है, उसके साथ 40 रुपया भी है, तो 40 को 20 से प्लस कर सकते हो, क्योंकि 40 तो रुपीज़ है, 20 तो पेन है, तो ये दोनों अलग टर्म हो गया है, ठीक है, अलग टर्म हो गया। इसकी पी की कुछ ना कुछ वैल्यू होना, तब जाके उसको मल्टीप्लाई करके फिर प्लस करेंगे, वरना उसको ऐसे के ऐसे रहने देंगे। तो हमारा आंसर आएगा 40 + 20√3। तो √3 का यहाँ पर वैल्यू नहीं दिया क्वेश्चन में, इसलिए उसको सॉल्व नहीं करेंगे, उसको ऐसे के ऐसे रहेंगे।